Friends, this is Nichu Bhardwaj. I welcome you to my YouTube channel. Today I have brought a new video for you, and in this new video we will discuss 2018 HTET PGT एग्ज़ाम. इस वीडियो में हम PGT इंग्लिश का जो HTET का एग्ज़ाम है उसके जर्नल इंग्लिश सेक्शन को डील करेंगे. So without wasting time, let's start to do the questions which are on the screen right now. So very first question is 46th question. In 46th question we will read the question properly, and after that we will try to give the answer of the question. Choose the word in which the prefix dis is incorrectly used. Sorry. इन नीचे दिए गए फोर ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में जो डिस प्रीफिक्स है उसको इनकरेक्टली यूज़ किया गया है. बिफोर डूइंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नीड टू नो व्हाट इज़ प्रीफिक्स. प्रीफिक्स वर्ड क्या होते हैं? प्रीफिक्स वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि किसी वर्ड से पहले यूज़ किए जाते हैं, उनको प्रीफिक्स बोलते हैं. लाइक यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे डिसबिलीफ. बिलीफ क्या है? एक वर्ड है. एक्चुअल वर्ड क्या है? बिलीफ है. और उससे पहले हमने डिस को लगा दिया, तो डिस एज ए यहाँ पर प्रीफिक्स के रूप में यूज़ किया गया है. तो इससे पूरा वर्ड क्या बन गया? डिसबिलीफ. तो हमारे पास एक न्यू वर्ड बनकर आ गया. सो इसमें हम ऑप्शंस को रीड करेंगे वन बाय वन और सही आंसर को चूज़ करेंगे. तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है? डिसबिलीफ. सेकेंड डिसओबीडेंस. थर्ड इज़ डिसकम्फर्ट एंड फोर्थ इज़ डिस्कशन. अगर हम डिसबिलीफ को उठाते हैं तो डिसबिलीफ में से डिस को अलग करते हैं और बिलीफ को अलग करते हैं. तो जो बिलीफ है वो एक मीनिंगफुल वर्ड है प्रीफिक्स लगने से पहले भी, तो ये और डिस लग जाता है तो तब भी ये मीनिंगफुल वर्ड है. तो डिसबिलीफ यहाँ पर बिल्कुल ठीक है. ऐसे ही डिसओबीडेंस भी ठीक है, डिसकम्फर्ट भी ठीक है. बट डिस्कशन, अगर हम डिस को अलग कर देते, कसन को अलग कर देते हैं, तो कसन कोई मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पर नहीं बन रहा. तो इस ऑप्शन में हम कह सकते हैं कि जो प्रीफिक्स डिस है वो इनकरेक्टली यूज्ड है. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स. 47th क्वेश्चन. कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. हमें नीचे दिए गए सेंटेंस को अच्छे से रीड करना है और नीचे दिए गए ऑप्शंस को अच्छे से रीड आउट करते हुए एक सही करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करके ब्लैंक में फिल करना है. सॉरी. So firstly read the sentence properly. George has travelled a lot. He does speak 4 languages. George बहुत travel कर चुका है and now he is in the situation he can speak 4 languages. अब वो 4 languages बोल सकता है. तो बोल सकता है, वो अपनी एबिलिटी को शो कर रहा है. तो एबिलिटी को शो करने के लिए यहाँ पर कौन से मॉडल को यूज़ किया जाएगा? फर्स्ट इज़ मे, सेकेंड इज़ कैन, थर्ड इज़ नीड, फोर्थ इज़ मस्ट नॉट. सॉरी. तो यहाँ पर एबिलिटी को शो करने के लिए कैन का यूज़ किया जाएगा. सो अवर सेकेंड ऑप्शन विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 48th क्वेश्चन. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक गिवन. हमें सेंटेंस को रीड आउट करना है और जो 4 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं वी हैव टू चूज़ द वन ऑप्शन फॉर दिस आंसर. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेंटेंस को रीड आउट कर लेते हैं. He found her blue Ford Escort in the car park dash the vehicle was locked and the lights were off. तो यहाँ पर उसके ब्लू फोर्ड एस्कोर्ट की बात हो रही है, व्हीकल की. तो एक बार किसी चीज़ को हम यूज़ करते हैं तो वो जर्नल होता है. तो जर्नल के लिए हम ए या एन का यूज़ कर देते हैं. बट अगर आप किसी चीज़ को पर्टिकुलर बनाना चाह रहे हो तो वहाँ पर पर्टिकुलर बनाने के लिए आपको कौन से आर्टिकल का यूज़ करना पड़ता है? द का. सॉरी. तो द आर्टिकल का यूज़ यहाँ पर हो जाएगा. तो हमारा जो 48th क्वेश्चन का आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स. So next question is 49th. They rested when evening came. The underlined group of words in the following in the above sentence is A and N. तो ऊपर जो सेंटेंस हमें दिया गया है उसमें जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनको हमें देखना है और उसको हम कौन सी क्लोज में डालेंगे? एडजेक्टिव क्लोज में, नाउन क्लोज में, एडवर्ब क्लोज में या कंजंक्शन क्लोज में. तो यहाँ पर आप एक वर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हो. वैन जो वर्ड है वो टाइम को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है. अगर हम टाइम को देखते हैं तो ना तो वो एडजेक्टिव क्लोज में आता है, एडजेक्टिव क्लोज में हम डील करेंगे, ना ही नाउन क्लोज में, ना ही कंजंक्शन क्लोज में. जो टाइम से रिलेटेड थिंग है उसको हम एडवर्ब क्लोज की कैटेगरी में डालेंगे. सो थर्ड ऑप्शन वुड बी द आंसर ऑफ 49th क्वेश्चन. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स. 50 क्वेश्चन. चूज़ द वर्ड विद द इनकरेक्ट सफिक्स शिप. यहाँ पर कौन सा जो ऑप्शन में कौन सा वर्ड है जो कि शिप
सफिक्स वहाँ पर अच्छे से यूज़ नहीं हुआ, इनकरेक्ट यूज़ हुआ है सफिक्स शिप। सो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले वी विल डिस्कस कि व्हाट इज़ सफिक्स। सफिक्स क्या होते हैं? सफिक्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी वर्ड के बाद में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक फ्रेंड। फ्रेंड एक वर्ड है और उसके पीछे मैंने सफिक्स के तौर पे शिप को लगा दिया है तो ये क्या हो गया? फ्रेंडशिप। ओके, ऐसे ही मेंबर है एक वर्ड, उसके साथ शिप लगा दिया तो मेंबरशिप। रिलेशनशिप, ये वर्ड्स हो गए जिसके साथ सफिक्स लगा। फ्रेंडशिप को अगर हम देखें तो ये एक मीनिंगफुल वर्ड है, मेंबरशिप भी है, रिलेशनशिप भी है। आर्ग्यूशिप में हमें डाउट है, आर्ग्यूशिप नहीं होता फ्रेंड्स, आर्ग्यूमेंट होता है सॉरी। तो 50 क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा, आर्ग्यूशिप, क्योंकि ये सफिक्स यहाँ पर इनकरेक्टली यूज्ड है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 51 क्वेश्चन। Which of the options given below is the correct indirect form of the given sentence? नीचे डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन, एक सेंटेंस रिटन है। सो यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में ये सेंटेंस रिटन है तो उसको हम रीड आउट कर लेते हैं एंड वी विल गेट टू नो कि इनडायरेक्ट फॉर्म कौन सा सेंटेंस इसका सही होगा ऑप्शन में से। ही सैड आई कोमा इन्वर्टेड कोमा आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड सारे रूल्स को फॉलो करते हुए इस सेंटेंस को, डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही सैड, ये हमारा एज इट इज़ रहेगा। कौन से ऑप्शन में ऐसा है? ही सैड फर्स्ट ऑप्शन में है एंड थर्ड ऑप्शन में सॉरी, तो सेकंड और फोर्थ में नहीं है। तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन को हम देखेंगे। नेक्स्ट हमें कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट कंजंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो सिंपल सेंटेंस है और जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पर दैट कंजंक्शन का यूज़ होता है। सो दैट हमारा फर्स्ट में है एंड थर्ड में नहीं है। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट। बट फिर भी हम इस सेंटेंस को कंप्लीट कर लेते हैं। ही सैड ये पास्ट में है, पास्ट टेंस को दिखा रहा है तो आगे का जो आगे वाला टेंस है वो बिल्कुल चेंज होगा। ही सैड दैट, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। आई जो है वो फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आता है एंड जो फर्स्ट पर्सन है विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होएगा तो आई का क्या हो जाएगा? ही इज़ हियर ऑल्सो। एंड अब टेंस चेंज होएगा तो ये हैव और हैज़ और हैव प्रेजेंट टेंस में आता है तो प्रेजेंट को हमें पास्ट में ले जाना है तो हैव का क्या बन जाएगा? हैड बन जाएगा। एंड ऑलरेडी हमारे पास थर्ड फॉर्म है सॉरी फ्रेंड्स, ऑलरेडी हमारे पास थर्ड फॉर्म है तो वी डू नॉट नीड टू चेंज द वर्ब फॉर्म, तो ये सेम रहेगा एंड द एग्जामिनेशन। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ही सेड दैट ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। कम टू नेक्स्ट सेंटेंस, ओ सॉरी क्वेश्चन। चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड कंटेमिनेट। जो सिनोनिम होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं वो क्या होते हैं? सिमिलर वर्ड। सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिमिलर वर्ड। तो हमें सिमिलर वर्ड ढूंढना है कंटेमिनेट के लिए। कंटेमिनेट का जो मीनिंग होता है किसी चीज़ को स्पॉइल कर देना, दूषित कर देना, खराब कर देना। तो यहाँ पर इसका जो आंसर बनेगा, हम डायरेक्ट आंसर पे जाते हैं। डिफाइल। डिफाइल का भी मीन किसी चीज़ को स्पॉइल करना है, ख़राब करना है। सो 52nd क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, सॉरी। चूज़ द करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड स्पीसीज। स्पीसीज वर्ड का प्लूरल, प्लूरल मीन्स जो ज़्यादा होते हैं एंड सिंगुलर मीन्स जो सिंगल एक होता है। तो स्पीसीज एक ऐसा वर्ड है जिसका सिंगुलर भी स्पीसीज ही होता है एंड उसका प्लूरल भी स्पीसीज ही होता है। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो स्पीसीज का प्लूरल क्या बन जाएगा? स्पीसीज। सेकंड ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 54th क्वेश्चन। चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन फॉर द ब्लैंक गिवन बिलो। नीचे प्रेपोजिशन दिए गए हैं 4 ऑप्शंस में और सेंटेंस में कौन सा प्रेपोजिशन अच्छे से फिल किया जाएगा तो उसको हमें देखना है। शी हैड ग्रेट अफेक्शन डैश हर ग्रैंड चिल्ड्रन। उसका अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए बहुत ज़्यादा अफेक्शन है तो इसमें विद इन आएगा, इनटू आएगा, अगेंस्ट आएगा या फॉर आएगा। उसका अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए बहुत ज़्यादा अफेक्शन है, के लिए है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा।
Next question, friends. The old man was tired of walking. The underlined word in the sentence is used as a. जो ऊपर सेंटेंस दिया गया उसमें जो अंडरलाइन वर्ड है वॉकिंग, वो क्या है? पार्टिसिपल है, जेरेंड है, नाउन है, एडवर्ब है। तो ये जो वर्ड है ये हमारा वॉकिंग, ये जेरेंड है। यहाँ पे जेरेंड क्या होता है? जेरेंड एक नाउन के फॉर्म में काम करता है। जिन वर्ब के साथ आईएनजी हम लगा देते हैं और वो नाउन के तौर पे यूज़ किए जाते हैं तो उनको जेरेंड बोलते हैं। लाइक यहाँ पे वॉक एक वर्ब है और उसके साथ हमने आईएनजी का यूज़ कर दिया, तो यहाँ पर ये नाउन के फॉर्म में ट्रीट हुआ है, तो इट विल बी इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ जेरेंड. So what would be the answer of this question? Second option, gerund. Come to next question, 56th question. Choose the correct option. Choose the correct form of the verb. Verb की correct form को हमें choose करना है. Gymnastics dash my sports favorite sport. तो जिमनास्टिक ये एक्चुअल में सिंगुलर है, सिंगल फॉर्म है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? इज़. तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर बनेगा, क्योंकि जो सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर सब्जेक्ट आपका होता है तो सिंगुलर ही वर्ब लगती है। आपका जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके लिए सिंगुलर ही वर्ब यूज़ होती है, तो यहाँ पर इज़ हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स. 57th question. What is it saying? Firstly, read the sentence properly, then we will try to answer the questions. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब. नीचे एक फ्रेजल वर्ब दी गई है, उसका हमें करेक्ट ऑप्शन को सर्च आउट करते हुए इसका आंसर बनाना है. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द सेंटेंस. वी मस्ट कट डाउन एक्सपेंसेस और वी विल बी गेटिंग इनटू डेट. तो कट डाउन का मीन क्या होता है? कट डाउन का मीन क्या होता है? रिड्यूस इन साइज और अमाउंट, अपीयर, एक्सपोज एंड फोर्थ राइज टू द सरफेस. ओके, सो व्हाट वुड बी द आंसर? सो कट डाउन का मीन आप अपने सेंस से ही समझ रहे होंगे कि कट डाउन मीन्स किसी चीज़ को काट देना. काट देना मीन्स कि रिड्यूस इन साइज़ और अमाउंट, किसी चीज़ का अमाउंट कम कर देना. लाइक एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चे हैं उनको हमें कम करना ज़रूरी है. तो इसका जो हमारा आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन बनेगा, रिड्यूस इन साइज फॉर और अमाउंट. ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 58th क्वेश्चन. चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्ले फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो. नीचे दिए गए प्ले एक वर्ब है, उसको सही, उसकी जो सही वर्ब फॉर्म है वहाँ इस सेंटेंस में वो हमें यूज़ करनी है. रीड द सेंटेंस प्रॉपरली. दे डैश सिंस 4 o'clock. सिंस 4 o'clock यहाँ पर टाइम शो कर रहा है. एंड स्टूडेंट, इस सेंटेंस को करने से पहले हमें अच्छे से टेंस का नॉलेज होना चाहिए. आफ्टर दैट वी कैन डू दैट. सो यहाँ पर यू हैव नोटिस्ड हियर कि सिंस अगर जहाँ पे आता है या सिंस के साथ हमने टाइम को शो किया है, तो जो टाइम है जहाँ पर सिंस और फोर का यूज़, फोर एंड सिंस का यूज़ होता है, वो कौन से टेंस में यूज़ होता है? वो किसी भी टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ होता है. परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ होता है. और यहाँ पर सारा ही परफेक्ट कंटिन्यूस से रिलेटेड नहीं दिया गया, अलग अलग ऑप्शंस में अलग अलग टेंसेस शो किया गया है. तो यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस कौन सा टेंस होगा वो हमें सर्च आउट करना है. परफेक्ट कंटिन्यूस में कौन सा स्ट्रक्चर होता है, कौन सी वर्ब फॉर्म यूज़ होती है? यहाँ पर प्रेजेंट का गिवन है, तो हम एक बार देख लेते हैं प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूस में कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो होता है, कौन सी वर्ब होती है. हैज़, हैव से रिलेटेड हैज़, हैव वर्ब कौन सी? फर्स्टली बीन यूज़ होएगा. एंड वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होएगी स्टूडेंट्स? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ होगा. तो ये फोर एंड सिंस वाला जो हमारा टेंस है परफेक्ट कंटिन्यूस, वहाँ पर यूज़ होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. तो अब हम देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में ये थिंग्स आ रही हैं. फर्स्ट हैव प्लेड, सेकंड विल प्ले, थर्ड प्ले एंड फोर्थ हैव बीन प्लेइंग. फोर्थ क्या है? हैव बीन प्लेइंग. तो अगर सिंस और टाइम का यूज़ हो रहा है, सिंस के साथ टाइम का यूज़ हो रहा है, तो हमें पता है यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि इसमें वो सारी थिंग्स हैं जो कि यहाँ पर अप्लाई होंगी. सो हमारा 58th क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या बन जाएगा? फोर्थ ऑप्शन. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? यहाँ पे हमें पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ पर आई थिंक ये थोड़ा सा हाइड हो रहा है. तो यहाँ पे बिगिन एक वर्ब फॉर्म है, और बिगिन जो वर्ब फॉर्म है उसकी हमें फर्स्ट एंड सेकंड वर्ब फॉर्म बतानी है. सॉरी,
सेकंड एंड थर्ड वर्ब की फॉर्म बतानी है। तो बिगिन की क्या होएगी? फर्स्ट ऑप्शन है बिगिन, बिगन। सेकंड बिगन, बिगन। थर्ड बिगिन, बिगेन एंड बिगन, बिगैन। तो कौन सी होएगी? हमें पता है कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट होगा, बिगेन, बिगन। तो 59th क्वेश्चन का जो आंसर है वो बिगेन, बिगन होएगा, क्योंकि बिगिन की फर्स्ट फॉर्म बिगिन होती है, सेकंड फॉर्म बिगेन होती है एंड थर्ड फॉर्म बिगन होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेनोनिम ऑफ द वर्ड पिनेकल। पिनेकल जो वर्ड है उसका सेनोनिम बताना है। मैंने आपको पहले क्वेश्चन हमने सेनोनिम से रिलेटेड किया है और वहाँ पर मैंने बताया था सेनोनिम का क्या मीन होता है, सिमिलर वर्ड। जो सिमिलर वर्ड, कोई वर्ड हमें दिया है उससे मिलता जुलता हुआ उस वर्ड को हमें सर्च करना है। तो पिनेकल का जो सिमिलर वर्ड है, क्या पीक होएगा, पास होगा, फुट हिल्स होएगा एंड डीप होएगा। तो यहाँ पर पिनेकल का जो सिमिलर वर्ड है वो क्या है, पीक। तो हमारा 60 जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या बन जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारे क्वेश्चंस थोड़े से क्लियर हुए होंगे एंड इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखें और इन क्वेश्चंस को थोड़ा अपनी तरफ से भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। तो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड friends, it's my request to you everyone, please like this video, share this video with your friends and do subscribe my channel. Thank you very much.